हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पोल साइंस की 12th क्लास के जो है चैप्टर, हमारा जो पहला चैप्टर चला हुआ है शीत युद्ध का दौर, इसमें आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के दौर में। अब तक हमने कर लिया कि किस प्रकार शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध कैसे हुआ, कैसे बढ़ा, क्या इसकी भूमिका रही, कैसे विश्व में द्वंद्व फैला। इसके बाद इसमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने क्या भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक आंदोलन चला और इसने इस शीत युद्ध को समाप्त करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद हम देखते हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ हुई? पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यहां तक हमने देखा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस समय जो कि उपनिवेशीकरण का दौर एक समाप्त हुआ था, उसके बाद नए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्होंने अपने आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि पूरा विश्व जो दो गुटों में बटा हुआ था, उस द्वंद्व को समाप्त करने की भी कोशिश थी उनके सामने और अपना विकास करने की भी जद्दोजहद थी। इसीलिए एक नई अर्थव्यवस्था उभर के आई और वो क्या कहलाई? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। हुआ क्या इसमें कि जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको अपना विकास करना था, अपना जो उपनिवेशीकरण की मार वो झेल चुके थे उससे निकलना था, बाहर निकलना था, आर्थिक विकास करना था। तो इन लोगों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विश्व के बाकी देशों के साथ, या कह सकते हैं महाशक्तियों का सहारा लेकर के, या कैसे भी इन्होंने अपना विकास करना जारी किया। और जब इन्होंने विकास अपना जारी किया तो वहाँ से एक नई आर्थिक व्यवस्था उभर के सामने आई। और इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एक व्यापार सम्मेलन के लिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापारिक सम्मेलन जो था, संयुक्त राष्ट्र का व्यापारी सम्मेलन, और इसमें जो सम्मेलन था वो क्या कहलाया? अंकटाड। 1972 में इस नई अर्थव्यवस्था को मंजूरी दी। इसका सबसे पहले हमें पूरा नाम है रख लेना, अंकटाड, UNCTAD। तो CTAD, तो हम इसे क्या लेंगे? यूनाइटेड लेंगे, नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये संगठन है और इस के तहत पूरे विश्व में सभी देशों का आर्थिक रूप से विकास करना, व्यापार बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मंच को देना कि किस प्रकार जो पश्चिमी डेवलप कंट्रीज हैं वो इन पिछड़े देशों को अपने आर्थिक सहयोग से इनका विकास कर सकती हैं। तो ये इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि जो विश्व में नई अर्थव्यवस्था है, नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनको किस प्रकार उनका विकास किया जाए, कैसे उनका अर्थ बढ़ाया जाए। इसी के आधार पर एक रिपोर्ट निकली इस सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? उस 1972 के अंकटाड के सम्मेलन में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का नाम दिया गया टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए एक नई आर्थिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था। तो ये इस रिपोर्ट के आधार पर 3-4 सुधारों को विश्व के समक्ष रखा गया कि विश्व में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं और जो अल्प विकसित राष्ट्र भी हैं, पिछड़े हुए भी हैं, इन देशों के लिए हमें सुधार करना है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट में क्या कहा गया? सबसे पहले अल्प विकसित देशों का स्वयं का नियंत्रण। जो अल्प विकसित देशों के पास स्वयं के जो संसाधन है, हम भौतिक संसाधन कह सकते हैं, हम रासायनिक संसाधन कह सकते हैं, हम प्राकृतिक संसाधन जिनको हम कह सकते हैं, मोस्टली प्राकृतिक संसाधन जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिनका दोहन कौन करते थे? पश्चिमी राष्ट्र करते थे जिसका दोहन। और उस दोहन को रोकने के लिए
पश्चिमी राष्ट्रों के संसाधन विकसित अल्प विकसित देशों के स्वयं के जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनका विदेशी यानी कि पश्चिमी देशों विकसित राष्ट्रों से दोहन को रोकने के लिए ये इस पॉलिसी में कहा गया कि इनका स्वयं का उस पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। उन पर किसी और दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं का नियंत्रण होगा। एक तो ये सुधार की बात कही गई इस समझौते के तहत। दूसरा कहा गया अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी बाजार तक, यानी कि अब तक क्या था कि पश्चिम के जो विकसित राष्ट्र थे वो अपना सामान बना करके इन पिछड़े हुए देशों में बेचते थे और इन्होंने इसको क्या बना रखा था, एक मार्केट बना रखा था। लेकिन इन अल्प विकसित या पिछड़े हुए राष्ट्रों का जो सामान था वो उन तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इस पॉलिसी में कहा गया, इस सम्मेलन में कहा गया कि जो ये अविकसित राष्ट्र हैं इनका जो ट्रेड है, इनका जो सामान है वो भी पश्चिमी देशों के पश्चिम के बाजार में बिकेगा, पश्चिमी मार्केट में बिकेगा। तो इनको एक बाजार देना, वो भी पश्चिम में, तो ये अपने आप में जो अपने इनकी हीन भावना थी इससे उभर के सामने आएंगे, निकलेंगे और उनका विकास होगा। ये भी इस रिपोर्ट का एक सुधार दिया गया पॉइंट बनाया गया। अगला, प्रौद्योगिकी लागत कम करना, क्योंकि हमें पता है जो अल्प विकसित राष्ट्र है वो अपना विकास करने के लिए विभिन्न देशों से क्या मंगवाते थे, प्रौद्योगिकी का सामान मंगवाते थे और वो क्या पड़ता था, महंगा होगा। महंगा तो हो गई ऑब्वियसली, दूसरे देश से जब हम सामान मंगाएंगे तो हमारे देश में क्या होगा, वो महंगा ही होगा। तो ये जो प्रौद्योगिकी लागत थी पश्चिमी राष्ट्रों से कम करवाना, पश्चिमी जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्रों से इस प्रौद्योगिकी को, लागत को कम करवाना ताकि सस्ते में इनको प्रौद्योगिकी जो संसाधन है वो उपलब्ध हो सके और इनका विकास हो सके। तो ये इस तीसरी इनका पॉइंट था, इसमें सुधार कहा गया कि प्रौद्योगिकी रूप से जो लागत है जो अल्प विकसित राष्ट्र वहन करते हैं उसको पश्चिमी राष्ट्र कम करें ताकि इनका भी हम उनके बराबर विकास हो सके। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसने एक विकल्प दिया कि जो नवस्वतंत्र राष्ट्र हैं या अविकसित राष्ट्र हैं उनको अपना विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक भूमिका मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। जिस प्रकार हमें पता है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, इनको अल्प विकसित राष्ट्रों को कर्जा भी देता है, उनको समय समय पर दूसरे संसाधन भी उपलब्ध कराता है। तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया, सुधार की व्यवस्था की गई अंकटाड रिपोर्ट में कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भी अल्प विकसित राष्ट्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो अभी तक पश्चिम के राष्ट्र या हम कह सकते हैं डेवलप राष्ट्रों के पास उनका नियंत्रण था, उसमें अब इनका भी क्या होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इस आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि किस प्रकार हम इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को या पिछड़े राष्ट्रों को या हम कह सकते हैं अभी जो औपनिवेशीकरण की चंगुल से हटे हैं या आज़ाद हुए हैं उन राष्ट्रों के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने एक अपनी जो उसका अंकटाड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो उनका सम्मेलन है, उस सम्मेलन में ये पॉलिसी बनाई और इस पॉलिसी के तहत ये 4 सुधारों की बात इसमें की गई। तो किस प्रकार नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था उभर कर हमारे सामने आई और उसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है भारत और शीत युद्ध का दौर, यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या भूमिका निभाई, भारत की कैसी पोजीशन थी, भारत ने ऐसा क्या काम किया जिससे शीत युद्ध कम हुआ या उसका प्रभाव कम हुआ। तो भारत ने मोस्टली भूमिका निभाई एक सजग प्रहरी की। सबसे पहले भारत ने एक सजगता दिखाई कि मुझे वापिस से किसी भी महाशक्ति के चंगुल में नहीं फंसना है,
क्योंकि उस समय दो महाशक्तियां थी और दोनों महाशक्तियां ही अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, राष्ट्रों को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही थी। तो भारत जो अभी स्वतंत्र हुआ था, कब हुआ था? 1947 में। भारत ने अभी उपनिवेशीकरण का त्याग किया था, उपनिवेशीकरण से छुटकारा पाया था और इस छुटकारे की वजह से वह अपना विकास करना चाहता था और नहीं चाहता था कि वापिस से ये इन महाशक्तियों के चंगुल में फंसे। तो महत्वपूर्ण तो इसने ये भूमिका निभाई कि मुझे इन दोनों ही महाशक्तियों से, दोनों ही गुटों से दूर रहना है। दूसरा, इन्होंने जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, कैसे नव स्वतंत्र राष्ट्र, उन लोगों को भी, उन राष्ट्रों को भी इन देशों के चंगुल में फंसने से बचाने की कोशिश की कि आप स्वतंत्र रहें। तो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने इन देशों को भी अपने में सम्मिलित करने की कोशिश की और इसी के लिए एक गुट बनाया और उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा गया। फिर जो कि इसने मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभाई। किसके रूप में? मध्यस्थ के रूप में। किस प्रकार कि जब महाशक्तियों के टकराव की ऐसी स्थिति आ जाए या किसी पॉइंट पे ये दोनों महाशक्तियां आपस में टकराएं या किसी देश पर आक्रमण करें, वहां भारत आक्रमण के विरुद्ध है और हमेशा उपनिवेशीकरण को शांत करने की कोशिश की। तो ये इसकी भूमिका थी। जो अगला पॉइंट है, 1961 में हमें पता है कि बेलग्रेड के सम्मेलन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। ये डेट मैं इसलिए तुम्हें बार बार बता रही हूँ क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये तुम्हें अलग से याद ना करने पड़े और तुम पढ़ते पढ़ते इनको याद कर जाओ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था एक बहुत ही बड़े धरातल पर उतरा और कहें तो हम जो शीत युद्ध का प्रभाव था उसको कम करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमें पता है 5 देश में तुम्हें लिखवाए भी थे, 5 देश के 5 राष्ट्र नेता और जिन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की थी, इसके लिए पहल की थी कि हमें दोनों ही गुटों से दूरी बना करके रखनी है और इन गुटों से दूर रह करके अपने देश का विकास करना है। तो इन गुट निरपेक्ष आंदोलन को लगातार सक्रिय बनाए रखने में, लगातार शीत युद्ध को कम करने में, प्रभावी होने से, बनने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो शीत युद्ध गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हो गई थी? 1961 में हो गई थी। लेकिन हुआ क्या कि 1970 तक तो सब सही था, परंतु ये जो नव अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, इसमें जो विकासशील राष्ट्र थे, पश्चिमी राष्ट्र थे, इन्होंने अल्पविकसित राष्ट्रों का विरोध करना शुरू कर दिया और इस आधार पर इन राष्ट्रों को अपना विकास करना और उसको बनाए रखना ये भी तेज इनकी समस्या सामने आई। एक तरफ तो इनको गुटों की मार झेलने से अपने आप को बचाना था, दूसरा विश्व के पटल पर अपने अर्थ को भी मजबूत करना था। तो इन दोनों समस्याओं से भारत ने अपने आप को जूझने की कोशिश की, भरसक प्रयास किया और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को भी एक सूत्रता में बनाए रखने की पूरा प्रयास जारी रखा। अगला बात है क्या? क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाना। सक्रिय मतलब निष्क्रिय न होने देना। हमें पता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन तो हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको सक्रिय कार्य करने के लिए, बार बार इसको बाधित करने के लिए या इसके सम्मेलनों में हिस्सा लिया, या हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय मैटर आया तो उसको सॉर्ट आउट करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्षेत्रीय संगठन जो क्षेत्र विशेष में बने हुए, जैसे हमें पता है यूरोपीय संघ बना हुआ है, आसियान बना हुआ है, दक्षेस बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए क्षेत्रीय संगठन, एक क्षेत्र विशेष को लेकर के। आसियान हमें पता है दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो तुम्हारे आगे वाले चैप्टर में आएगा, दक्षेस जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ऐसे जो संगठन है, आसियान है, दक्षेस है, मैं लिख देती हूँ, आसियान, दक्षेस, ये ऐसे संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ, तो इनको सक्रिय करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, ये तो हमें पता है, ये सारा ही काम जो भारत था किसके लिए कर रहा था? शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए, ताकि शीत युद्ध जो द्वंद्व है ये बढ़े नहीं और बढ़ने के कारण ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ना ग्रहण करे, इसलिए इसने इसके लगातार प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने भरसक प्रयास किया। अगला जो था, विकसित राष्ट्रों और गरीब राष्ट्रों को
जो कि गरीब राष्ट्र थे, अल्पविकसित थे, पिछड़े हुए थे, उनको जो पश्चिमी राष्ट्र हैं या पश्चिमी विकसित राष्ट्र है, पश्चिमी विकसित राष्ट्र या महाशक्ति कह सकते हैं हम, महाशक्ति के पिछड़ा बनने से रोकना। भारत ने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इन गरीब राष्ट्रों को, अल्पविकसित राष्ट्रों को इन महाशक्तियों के पीछे नहीं लगने देना है। अगर ये पिछड़ा होंगे तो वापस से ये अपनी स्वतंत्रता को खो बैठेंगे और ये वापस से उपनिवेशीकरण की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये भारत का कार्य था, ये सारे भारत के कार्य शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध में इसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसको रोकने में, इसको असफल करने में। तो आगे जो हम देखते हैं, लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा इसका, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। क्योंकि 1990 के दशक में, जो कि हमें पता है किसका विघटन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था, और सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में अब एक ही शक्ति रह गई थी, एक ही गुट रह गया था, दूसरे गुट का कोई मतलब नहीं रहा। और इस गुट के कारण जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था, इन दो गुटों से दूरी बनाए रखने का, उसके अब क्या प्रासंगिकता थी, क्या महत्व था, क्या वो अब अपना कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु था हमारे लिए। और ये लास्ट हमारा इस चैप्टर का बिंदु है, गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। की प्रासंगिकता या भारत के लिए इस पर क्या, भारत पर इसके लिए क्या आरोप लगाया गया है, वो कहा जाता है कि जो भारत है, हालांकि इसने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसको सफल भी बनाया, लेकिन भारत ने क्या किया कि 1990 तक उसने सोवियत संघ का भी सहयोग लिया। इसलिए इसका महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि भारत ने तो कभी गुट निरपेक्षता का पालन ही नहीं किया। ये आंसर लगाया जाता है, ये आलोचना की जाती है। तो हमने देखते हैं कि 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, 90-91 में हम कह सकते हैं सोवियत संघ का विघटन हो गया। और अब विश्व में वर्ल्ड पावर एक ही रह गई, महाशक्ति कौन सी रह गई, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब एक ही पावर रह गई है और बाकी सेकंड पावर जो खत्म हो गई है। तो अब इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसका महत्व है, क्योंकि ये बना किस लिए था, गुटों से दूरी के लिए, जो कि दो गुट अब है ही नहीं, एक ही गुट है, एक ही महाशक्ति है। तो इससे हम दूरी कैसे बनाए रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि जो गरीब राष्ट्र है, गरीब राष्ट्रों के विकास के लिए अभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है। इन राष्ट्रों का विकास होगा तभी जब ये राष्ट्र अपना विकास कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक तरह से तीसरी दुनिया का विकास करने के लिए इसकी प्रासंगिकता है। तो मोस्टली हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है, इसको अभी जारी रखना बहुत ही जरूरी है। मानव महाशक्ति एक है, लेकिन इस महाशक्ति से जूझने के लिए भी बाकी जो अविकसित राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र, उनको एक रहना बहुत ही जरूरी है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके साथ साथ हो गए हैं। आगे का जो हमारा है अगला चैप्टर चलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।